आज गूगल, जिसके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ना चले, आज गूगल के सीईओ सत्य नडेला एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? हम पढ़े लिखे लोग हैं, आईआईटी के लोग हैं। आज गूगल के सीईओ सत्य नडेला, ये सारी काम इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि ये पढ़ी लिखी सरकार है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं भाई, सच में कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग हैं। आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था मैं बीजेपी से टिकट मांग रहा था लोकसभा का, नहीं मिला तो नहीं लड़ा। मेरी माताजी का आपने इंटरव्यू नहीं सुना कल का? क्या उन्होंने कहा मेरे बेटे को टिकट मिल रहा था, मैंने मना किया। आप दैनिक भास्कर का इंटरव्यू उठा के सुनिए। हमने तो आपका इंटरव्यू किया था, आपने कहा था उसमें 24 में मैं टिकट मांग ही रहा था। कहाँ से? प्रयागराज से। बीजेपी से? बीजेपी से। फिर बीजेपी से मांग रहा था, फिर उन्होंने कहा ठीक है विचार करते हैं, दिया नहीं। बेचारे गुरुजी ने राजनीति में सही से एंट्री भी नहीं कर पाई, उससे पहले ही अपने दोगलेपन पर उतारू हो गए। और जो आप मोदी और राहुल गांधी की तारीफ करते रहते थे जी, अब आप आम आदमी पार्टी में, क्या अब भी ये तारीफ जारी रखेंगे? देखिए, तारीफ करना एक अच्छे इंसान की निशानी है। हम क्यों, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि आज के लोग तारीफ करने को इतना बुरा क्यों मानते हैं। आपकी शादी हो गई मान लीजिए, तो फिर उसके बाद सारी दुनिया की जो स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, वो आपके लिए बुरे हो गए। तारीफ एक पॉजिटिव माइंडसेट का काम है। हमारा राजनीति में, पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में किसी से दुश्मनी थोड़ी है। किसी को कोई अच्छा लगा, कोई बात अच्छी लगी, आप उसकी तारीफ करोगे। ब्रायन लारा ने जब दोबारा 400 रन मारा तो सचिन ने अप्रिशिएट किया। मतलब ऐसे तो क्रिकेट, ऐसे तो खेल है कि भाई आपने अपोजिशन के खिलाड़ी को, तो हम किस स्थिति में क्या बोलते हैं। तारीफ करना कोई बुरी चीज है भाई। कितने लोग हैं? शेन वॉर्न, आपको मैंने बोला था ना कि हाँ, मतलब उल्टा सीधा सवाल नहीं करने चाहिए। नहीं, ये तो वेरी नॉर्मल। सर तो बोलेंगे आप स्टॉप कर दें। नहीं, एक बार हम सर से सवाल ही पूछ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ सर, इट्स वेरी नॉर्मल। हमने ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा आपसे, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं, हम कैमरा वी विल करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा, सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा ना भैया। देखो मैं बता दूं जी, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे कि वो ना भैया। देखो मैं बता दूं पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे कि वो बस हवा निकल गई। चले तो ये राजा बनने, लेकिन अब अफसोस की बात की ये गुलाम बनकर रह गए। भारत के बढ़ते कद से है दुनिया हैरान, ये देख भारत विरोधी हो रहे हैं परेशान। सोरोस जैसों ने अपनी कठपुतली को दिया है एक ही काम, भारत के बढ़ते कदमों पर कैसे भी लगाओ लगाम। राहुल गांधी बड़ी ही शिद्दत से कर रहे सोरोस का काम। राहुल गांधी से मिलते रहते हैं सलिल शेट्टी जैसे सोरोस के गुलाम। सलिल शेट्टी का सीए प्रदर्शन में भी रहा है ना। सोरोस के पैसों से कई आंदोलन कराने का किया है काम। राहुल गांधी और सोरोस ने मिलकर बनाया है प्लान, भारत को करके रहेंगे बदनाम। इन भारत विरोधियों से सावधान रहें। हाल ही में संसद में सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि जब भी संसद सत्र की शुरुआत होती है उससे पहले विदेशी फंडिंग वाली रिपोर्ट भारत को टारगेट करती है। इनमें से कुछ रिपोर्ट OCCRP यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसे अमेरिकी सरकार व जॉर्ज सोरोस जैसी वामपंथी संस्थाओं से अच्छी खासी फंडिंग मिलती है। OCCRP ये जो संगठन है ये दावा करता है कि दुनिया भर में इसका पत्रकारों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है और ये संगठन खुद को स्वतंत्र संगठन बताता है, लेकिन ये संगठन चलता कैसे इसके पीछे बहुत बड़ा झोल है। अमेरिका तो इस संगठन को अच्छी खासी फंडिंग करता है, बट उसके अलावा जॉर्ज सोरोस का एक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है जो इसे लगभग 70% फंडिंग देती है। और ये जॉर्ज सोरोस भारत विरोधी व मोदी विरोधी बयानबाजियों को लेकर कई बार चर्चा में भी रह चुका है। फ्रेंच अखबार मीडियापार्ट ने इस पूरे संगठन की 2 दिसंबर को बहुत ही अच्छे से पोल खोली है। A French publication has recently published its own report based on its investigation on the Sarajevo-based OCCRP। फ्रेंच न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल में कहा गया है कि OCCRP जो संगठन खुद को स्वतंत्र बताता है, इसके अमेरिका के साथ गुप्त संबंध है।
वह अमेरिका ही इसकी नीतियां तय करता है कि ये कब क्या करेगा और क्या नहीं। राहुल गांधी को सोरस के साथ जोड़ते हुए भाजपा ने कहा है कि उन्होंने OCCRP की रिपोर्टिंग का उपयोग कोवैक्सीन, पेगासस और नेशनल हेराल्ड जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार पर हमला करने के लिए किया। और वो कैसे आई है इसे भी समझ लेते हैं। इस संगठन OCCRP ने 1 जुलाई 2021 को रिपोर्ट की कि ब्राजील ने भारत के साथ कोवैक्सीन की 324 मिलियन की डील से खुद को पीछे हटा लिया है। और जैसे ही संगठन ने इस रिपोर्ट को किया, उसके बाद से ही कांग्रेस वालों ने इस रिपोर्ट को पकड़कर अपना नैरेटिव चलाना स्टार्ट कर दिया। मैं ब्राजील की बात करूंगी क्योंकि भारत बायोटेक और ICMR के द्वारा निर्मित कोवैक्सीन एक बहुत बड़े संदेह के घेरे में, एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के कांड में, उस घेरे में ब्राजील में देखी जा रही है। ब्राजील का जो पार्लियामेंट सेनेट है वो भी इसमें प्रोब कर रहा है। अब उसमें 2 क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी प्रोब कर रही हैं और आक्षेप बहुत ज्यादा लग रहे हैं। आक्षेप सिर्फ भारत बायोटेक पर ही नहीं लग रहे हैं, बट क्योंकि ये कोवैक्सीन जो है वो डेवलप ICMR की पार्टनरशिप में करी गई है, कहीं ना कहीं ये आक्षेप पब्लिक फंड्स पर भारत सरकार तक आकर रुकते हैं। फिर ऐसे ही OCCRP ने अडानी ग्रुप के खिलाफ हिस्ट्री जॉब्स चलाया और उसके बाद राहुल गांधी व कांग्रेस ने इस नैरेटिव को गढ़ना स्टार्ट कर दिया। 18 जुलाई 2021 को OCCRP ने पेगासस मामले को उठाया, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे अपने प्रचार में यूज किया। बट हाँ, वो अलग बात है कि बाद में कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को खारिज कर दिया और फेक बता दिया। और जब अपने यहाँ राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी, तब OCCRP ने राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को राजनीतिक दबाव बताया। यानी कि जब राहुल गांधी को कोई भी तकलीफ होती है तब OCCRP को दर्द होता है, और जब OCCRP और जॉर्ज सोरोस को कोई भी तकलीफ होती है तब राहुल गांधी को दर्द होता है। अब आप लोग ही बताएं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। राहुल गांधी को OCCRP के एक पत्रकार मुशीफुल फजल अंसारी के साथ देखा गया, जो भारत के खिलाफ एजेंडे को आगे बढ़ाता है। और इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी OCCRP के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। कुल मिलाकर इस OCCRP की रिपोर्ट भारत की छवि खराब करने के लिए प्रकाशित की जाती है, स्पेशली तब जब भारत में संसद चल रही होती है। आज हमारे पूरे देश को इस पर विचार करना चाहिए। वह संसदीय अध्यक्ष ने भी इसे एक जरूरी मुद्दा माना है। बाकी का आप लोगों को क्या लगता है कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस सच में भारत की संप्रभुता के लिए खतरे में डाल रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, लेकिन इसके बावजूद अपराधी किसी महिला को जमीन पर गिरा कर मारे तो ऐसे अपराधी कुछ ही घंटों बाद चलने लायक भी नहीं बचते। मुरादाबाद में बीच रास्ते मोहम्मद नईम और मोहम्मद सालिम नाम के बदमाशों ने एक महिला सिपाही से छेड़छाड़ की। इस महिला का गला घोटा गया, थप्पड़ मारे गए, पेट पर लात मारी गई और उसके बाद जमीन पर पटक दिया गया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद इन अपराधियों का इलाज कर दिया गया। वो तो भला हो CCTV कैमरे का, नहीं तो आज ये अपराधी आराम से घूम रहे होते। यूपी सरकार में महिलाओं या फिर पूरी की पूरी कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, लेकिन अगर गलती से भी कल को अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में आ जाती है तब क्या हालात होने वाले हैं, वो आप लोग इस वीडियो में देख लीजिए। कोई भी छोटा बड़ा कोई भी काम हो, इंशाअल्लाह अगर सपा की सरकार आएगी तो आपके पेशाब में चिराग चलवाने का काम करूंगा। इंशाअल्लाह अगर सपा की सरकार आई तो मौलाना की पेशाब में हिंदुओं के चिराग जलवाने का काम करेंगे। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अगर सपा की सरकार आती है तो सच में ही ऐसा होगा। और यही फर्क है योगी सरकार में व समाजवादी पार्टी में। जो गलत है वो गलत है, लेकिन आज पत्थरबाजी का सहारा लेकर के उसकी बुनियाद पर किसी घर को तोड़ा जाना, चलाया जाना, ये कौन सा कानून है? इस मुल्क के अंदर यकीनन अदालतों को बंद कर देना चाहिए। अब इनकी जरूरतें नहीं है अगर इसी तरीके की सियासत चल रही है। मैं तो चाहे जुनैद जी हो, बिलाल जी हो, पहली बार मुझे लगता है मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी सही कह रहे हैं। आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है सर। ये मैं तो कहता हूं पत्थरबाजों के लिए गलत कर रही है ये सरकार। एक शाम पत्थरबाजों के नाम इस तरह का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज राष्ट्रपति भवन में होना चाहिए, नोबेल पीस प्राइज दिलवा दें इनको, और भी बेहतर रहेगा। मैं और भी इससे भी आगे सुन लीजिए, पहले मुझे सुनना पड़ेगा। मैं कहता हूं आजादी की लड़ाई इन्होंने तो इस देश को आजाद कराया है। यही से 65-71 में पत्थर मार मार के इन्होंने देश को जितवाया है। 99 में करगिल के हाइट्स पर खड़े होकर इन्होंने तो पत्थर मार के पाकिस्तान की सेना को वापस भेजा है। और आज तक भी जितना भी कर रहे हैं पत्थरबाजों ने ही इस देश को जिताया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी, उनका कोई काम ही नहीं था, राष्ट्रपिता नहीं। 21वीं सदी में हम इस तरह की बातें करते हैं। कुछ 30 लोग शहर को रैंसम पर ला देते हैं, घुटनों पर ला देते हैं व्यवस्था को। एक मां अपने बेटे को जब पुलिस में जाता है तो 2 स्टार लगे देखकर खुश होती है, पिटने के लिए भेजती है ना उनको। वो फोर्स बुलाए, सर आ जाइए, यहां पर कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स आ गए हैं और वो पत्थर चला रहे हैं और वो मुझे मार रहे हैं, कुछ और फौज भेजिए। उन 3-4 हजार का ही तो ह्यूमन राइट्स है सर। बाकी जो 140 करोड़ है या उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ है, उनका तो कोई ह्यूमन राइट्स है ही नहीं, वो तो मरने के लिए ही है। 9/11 हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में,
उन लोगों ने स्लीपर सेल्स को भी घुस कर वहां तक मारा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आतंकवादी हैं, हाफिज वहां गुलाम तक घुस कर मारा, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और अगर इंटरनल को खत्म नहीं करेंगे, एक्सटर्नल और बढ़ जाएगी। ऐसे जिहादियों की धुलाई इस तरह से होना अति आवश्यक है। हाँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कुछ फोटोज देख रही थी। एक बात पूछी तुमसे? क्या? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम हिंदू धर्म के अंदर आई हो तो तुम अपनी मर्जी से आई थी या फिर तुमको जबरदस्ती कन्वर्ट करा है? अच्छा, ये काफी लोगों के क्वेश्चंस थे ना। देखो, सबसे पहली बात, मेरा हिंदू धर्म में आना ये मेरी खुद की इच्छा थी। मैं मेरी खुद की इच्छा से आई हूँ। और क्यों आई हूँ, और मुझे ना सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, और मेरे दिल से मैं सनातन धर्म में आई हूँ और मैं आकर बहुत ज़्यादा खुश और बहुत अच्छे से रह रही हूँ। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।